अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरे सिनेरियो की कि हुआ क्या है इसराइल के अंदर। इसराइल में किस तरीके से फिलिस्तीनियों पर जुल्म किया गया है, मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस के किस तरीके से फिलिस्तीनियों को मारा गया और रीजन क्या था उसके पीछे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं, उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि हुआ क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसराइल के अंदर लैंड ग्रैब किया जाता है, पूरे तरीके से सेटलर्स को बसाया जाता है, फिलिस्तीनियों से जमीन छीनकर सेटलर्स को दे दी जाती है। सेटलर्स फिलिस्तीनियों को परेशान करते हैं, आर्मी जो होती है उनको फिलिस्तीनियों को घरों से निकाल के ले जाती है, जेलों में डाल देती है। फिर उनके घर खाली हो जाते हैं तो वो सेटलर्स को पकड़ा देती है और भी तरीके से लालच देकर, रिफ्यूजी बनाकर, प्रॉपर्टीज देके कहीं और सेटल करने की बात करके, वेस्ट बैंक में बहुत अच्छी सी उन्हें यूएई के जैसी सिटी बनाकर देने की बात करके उनको लालच देती है और उनकी प्रॉपर्टीज को खरीदती है, उनको उनके घरों से निकाल देती है। बात करते हैं फिलिस्तीन के अंदर जो अब हुआ है ये इंसिडेंट, ये किस वजह से हुआ है। फिलिस्तीन के अंदर एक जगह है शेख जर्रा पे क्या होता है कि जेरूसलम की अथॉरिटीज की तरफ से ऑर्डर आता है कि आप जल्दी से जल्दी इन घरों को खाली कर दें। कुछ लोगों के लिए ऑर्डर आता है, लेकिन आप ये देखते हैं कि कुछ लोग पहले ही निकाले जा चुके हैं। कुछ लोगों को पता है कि भैया अब हमारा नंबर आ जाएगा, इनको निकाल देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, सारे लोग मस्जिद अल अक्सा पहुंच जाते हैं। अच्छा, उस दिन फ्राइडे में जो लास्ट फ्राइडे था रमजान का, उस दिन अल कुद्स डे भी मनाया गया था, तो और ज्यादा भीड़ थी वहाँ पर। कई हजार लोग वहाँ पे अल अक्सा मॉस्क में जमा हो गए थे और प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज के खिलाफ कि आप शेख अल जर्रा से लोगों को ना निकालिए या वहां से ना निकाला जाए उन्हें। अब क्या होता है, एक्चुअली केस फिलिस्तीनियों ने डाल रखा है कोर्ट के अंदर। उस केस में क्या है कि हमें इलीगली यहाँ से हटाया जा रहा है इस बेसिस पे कि कोई 2000 साल पहले की बात करता है, कोई आदमी आकर, कोई ज्यूज आकर और कहता है कि मैं यहाँ पर 2000 साल पहले मेरी फैमिली रहा करती थी और ये वाला घर मेरा था, और वो क्लेम करता है और कोर्ट उसको वो घर दे देती है, या जेरूसलम की जो म्युनिसिपैलिटी है उसको वो घर दे देती है और फिलिस्तीनियों को फोर्सफुली वहां से हटा दिया जाता है। अगर वो नहीं हटते तो किसी भी तरीके से उनको हटाया जाता है, लालच देके, फोर्सफुली मार कर कैसे भी हटा दिया जाता है और उनको फ्री हैंड दे दिया जाता है सेटलर्स को कि आप मार दो। अच्छा, दूसरा चीज क्या है आपको मैं बता दूं कि आप ये देखेंगे जेरूसलम के, इजराइल के अंदर, पूरे इजराइल के अंदर अथॉरिटी है ज्यूज को कि वो अपने पास कितना भी बड़े से बड़ा हथियार रख सकते हैं। अगर आप उनकी मार्केट देखेंगे तो वेपन्स की मार्केट में मोस्टार्स तक उनकी जो है वो बिक जाती है, रोडों पर बिक जाती है और वहां पर खुलेआम सेटलर्स के पास बड़े बड़े हथियार होते हैं, जबकि फिलिस्तीनियों को अथॉरिटी ही नहीं है कोई हथियार रखने की। उसको सिक्योरिटी की वजह से फिलिस्तीनियों को एक चाकू रखने की भी अथॉरिटी नहीं है अपनी जेब में, अपने डिफेंस के लिए। जबकि जो ज्यूज हैं वो कितने भी बड़े से बड़ा हथियार अपनी जेब में अपने डिफेंस के लिए रख सकते हैं, उनको इजाजत दे रखी है। तो यहाँ पर होता क्या है कि उनको फ्री हैंड दे दिया जाता है, जाओ उनकी कॉलोनीज में जाओ, मारो पीटो, कुछ करो, खाली करो, अपनी जगह ले लो, नहीं मिले तो फिर हम दिलवाएंगे, हम तो दिलवा ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कोर्ट के अंदर जब ये केस की हियरिंग थी, अब कोर्ट की जिस दिन केस की हियरिंग थी, कोर्ट क्या करता है, अटॉर्नी जनरल की रिक्वेस्ट आती है, इजराइल के अटॉर्नी जनरल की रिक्वेस्ट आती है कि आप इस केस को आगे बढ़ा दें। अब कोर्ट उसकी हियरिंग पे कुछ नहीं करता, कोई हियरिंग नहीं होती। कोर्ट सिर्फ ये डिसीजन लेता है कि हम अगले 30 दिनों के लिए इस केस को आगे बढ़ा देते हैं और 30 दिन के अंदर अंदर हम इसकी फिर से हियरिंग करेंगे, यानी एक हियरिंग करेंगे, फिर आगे के लिए मामला बढ़ जाएगा, फिर होगी। इस ड्यूरेशन में पूरा टाइम मिल जाता है जिन लोगों के घरों को खाली कराया जाता है कि फोर्सफुली उनको फिर से दबाव डाला जाए और घरों को खाली करा दिया जाए। जबकि नेतन्याहू ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि नहीं भाई, हम किसी पे फोर्स नहीं कर रहे कि कोई अपना घर खाली करे या कोई फिलिस्तीनी अपना घर छोड़ के, हम फोर्स नहीं कर रहे किसी पे। क्योंकि सच्चाई ये है कि फोर्स किया जा रहा है, फोर्सफुली उनको वहां से निकाला जा रहा है और कोर्ट जानबूझ के डिले कर रहा है उस केस को, ताकि उस केस पे कोई ऐसा डिसीजन ना आ जाए, उनको कहीं ऐसा डिसीजन ना देना पड़ जाए कि प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती। क्योंकि अगर लीगली देखा जाए तो कोई भी छीन नहीं सकता किसी की भी प्रॉपर्टी को, और जो ऑक्यूपेशन है उसको ये इजाजत नहीं है कि वो ऑक्युपाइड स्पेस पर जब तक कि उस पर केस चल रहा है वो किसी को भी सेटलर को उठा के कोई भी जगह दे दे, तो ये इजाजत में ही नहीं है। इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इजाजत नहीं है इस बात की, इसलिए कोर्ट डर रहा है। कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया उस हियरिंग को। अब जब आगे बढ़ा दिया उस हियरिंग को, इनको टाइम मिल गया, अटॉर्नी जनरल को, पुलिस को, मिलिट्री को। आपको बता दूं कि इजराइल की पुलिस और इजराइल की मिलिट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, उनको भी उतने ही वेपन्स दिए जाते हैं, उनको भी उतनी एक्सेस दी जाती है जितनी की एक आर्मी को दी जाती है। जितने गार्ड्स वगैरह, जितनी सिक्योरिटी, जितने वेपन्स एक आर्मी के पास होते हैं, उतनी ही गार्ड, सिक्योरिटी वगैरह सब पुलिस वालों के पास भी होती है। तो वो जब पब्लिक पे टूट के पड़ते हैं, पब्लिक पे जुल्म करते हैं, तो बहुत बुरी तरह जुल्म करते हैं। अब हुआ ये कि एक इंसिडेंट हुआ जिसमें रिलीजियस सेरेमनी के अंदर बहुत बड़ा स्टैम्पेड हो गया, बहुत सारे ज्यूज कुचल के मर गए। जब इस चीज पर
غصہ پھوٹا ज्यूज का, जो जियोनिस्ट है, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज का ग्रुप है, वो अपनी रैलियां निकालने लगा शेख जर्रा से। जब वहां से रैलियां निकालने लगा अंदर से, तो फिलिस्तीनियों का आमना सामना हुआ उनसे, और वहां पर उन्होंने फिलिस्तीनियों को बहुत मारा और आमने सामने। फिलिस्तीनियों ने भी उनसे लड़ाई करी, लेकिन वो निहत्ते हैं फिलिस्तीनी, उनके पास नहीं है, तो उन्होंने तो गोलियों से, बंदूकों से मारा। तो जितने फिलिस्तीनी मिले उसको बाहर तो आने नहीं दिया खबर को, काफी फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइल की आर्मी ने आके उस सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश जरूर करी, लेकिन इतना गुस्सा था कि इस गुस्से को ठंडा करने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया कि भैया अच्छा देखो, हम मुसलमानों पर जुल्म करेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम सेटलर्स को दे देंगे। किनको खुश करने के लिए? उन्हीं लोगों को जो रिलीजियस सेरेमनी में स्टैम्पेड की वजह से नाराज थे, गुस्सा थे। तो इन्होंने ये एक्शन लिया और आनन फानन में एक्शन लेने की कोशिश करी, जिसकी वजह से फिलिस्तीनियों को गुस्सा आ गया। उन्होंने प्रोटेस्ट करा, जिन लोगों के घर जा चुके हैं वो भी उसमें शामिल थे प्रोटेस्ट में, जिन पर फोर्स किया जा रहा है, जिनके सामने जा जाकर ये मिडिलमैन्स जो होते हैं और ये ब्रोकर्स जो होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको धमकियां देते हैं, उनको धमकियां देके घर खाली कराने की कोशिश करते हैं, वो सारे लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे। प्रोटेस्ट में हुआ क्या, 300 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो गए, कुछ तो इतनी बुरी तरह जख्मी थे, 100 से ज्यादा ऐसे जख्मी थे जिनको की हॉस्पिटलाइज करा गया। अब वो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, कुछ को माइनर इंजरीज थी। पूरे मस्जिद अल अक्सा के अंदर इन्होंने शेल बॉम्ब्स, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। बूढ़े, औरतें, लड़कियां, किसी को नहीं देखा, सबको इन्होंने भर भर के जेलों में डाला है। कई सौ फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस गए, ऐसे ही जूते चप्पल पहन के अंदर तक घुसे, अंदर जाके फायरिंग करी। आज भी कई लोग हैं कि ये कहीं हमारी मस्जिद अल अक्सा को ग्रैब ना कर ले, वहां पर रेगुलर बेसिस पे वो लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये तो हो गई फिलिस्तीन के अंदर की बात, जेरूसलम के अंदर की बात। लेकिन आप देखिए कि वर्ल्ड का रिएक्शन क्या था इस चीज के ऊपर। हमने पहले भी डिस्कस किया न्यूज में कि इसके ऊपर रिएक्शन आया, ईरान से रिएक्शन आया था। ईरान ने ये बोला कि इजराइल जो है कोई कंट्री नहीं है, ये एक टेररिस्ट कैंप है जो कि बस बन गया है किसी कंट्री के अंदर जाके और लैंड ग्रैबिंग कर रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सख्त स्टेटमेंट आया था कि वो इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। अमेरिका की तरफ से भी आया कि भाई वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुली मसले को सॉल्व करो। और भी कंट्रीज की तरफ से आया, बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए, बट स्टेटमेंट हर बार यही होता है कि भाई कोई जुल्म होता है, मारे जाते हैं लोग, फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, और हर बार स्टेटमेंट सख्ती से स्टेटमेंट दे दिया था, होता कुछ नहीं है। टर्की ने भी बहुत सख्त स्टेटमेंट दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, टर्की भी कह के रह गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है अफगानिस्तान तालिबान की तरफ। क्यों इंपॉर्टेंस रखता है अफगानिस्तान तालिबान का स्टेटमेंट, वो मैं आपको बता दूं। आप एक सिनेरियो देखिए, रशिया जब आगे बढ़ रहा था, रशिया ने आधी से ज्यादा दुनिया को कैप्चर कर लिया था एक तरीके से, और सोवियत यूनियन कैप्चर करे चली जा रही थी। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्रीज, टर्की का बहुत बड़ा एरिया, टर्की के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे बहुत सारे, और आगे बढ़ती चली जा रही थी, अफगानिस्तान तक पहुंच गई थी। तो ये जो सोवियत यूनियन बनी थी ये कंट्रीज की, ये पूरी दुनिया पे कब्जा करने के चक्कर में थी। इसको सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क ने, ऐसे जिसमें चप्पलों में रहते हैं और सिर्फ उबले हुए अंडे खा के जंगों में लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों ने सोवियत यूनियन को हरा दिया था, सारे मुल्कों को आजाद करा दिया था, और उनको फिर रशिया तक छोड़कर आए थे, हरा कर, पीछे तक धकेल कर। अब आप ये सोच लीजिए, ये इतने जबरदस्त फाइटर है ये लोग। इजराइल जो अपनी पॉलिसी बनाता है, इनको देखते हुए बनाता है। 2001 में इनको खत्म करने की कोशिश की गई। इनकी कोशिश ये रही कि भाई हम आसानी से जेरूसलम पे कब्जा कर लें, कैपिटल बना लें, और अफगानिस्तान का कोई रोल ना हो, कोई हमारे अगेंस्ट में खड़ा होने वाला ना हो। अब बाकी सारी दुनिया पे आप देखेंगे कि इकोनॉमिकली इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, हर कंट्री के अंदर इनके बैंक्स हैं, वो इनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन आप अफगानिस्तान के अंदर देखेंगे, बैंकिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है इनकी तालिबान को, तो वो इनके ऊपर होल्ड नहीं कर पाते इजरायली ज्यूज जो है, या जियोनिस्ट आप कहेंगे। इनके लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि भाई एक ऐसी कंट्री भी है जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर नहीं आती, जिसको हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, और जो लड़ी है पूरे सोवियत यूनियन को खत्म किया है जिसने, अब अमेरिका को भी वॉर हरा दी। 20 साल मिट्टी चाटी अमेरिका ने वहां पर, पूरी तरह हारने के बाद अमेरिका उल्टे पैर वहां से भाग रहा है। यूएई के अंदर 4 फाइटर प्लेन जो कि आर्मी को ले जाने का काम करते हैं, वेपन्स को ले जाने का काम करते हैं, वो यूएई के अंदर आके खड़े हुए हैं, बल्कि यूएई के अंदर नहीं, कतर के अंदर आके खड़े हुए हैं। कतर से कभी भी वो प्लेन्स अफगानिस्तान आ सकते हैं और पूरी आर्मी को ले जा सकते हैं। इसके लिए वो तालिबान से बात कर रहे हैं कि भैया आप हमारे ऊपर अटैक मत करना, हम अपने प्लेन्स ला रहे हैं और अपने बंदों को ले जा रहे हैं। अभी बात चल रही है, कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। इससे इजराइल बहुत नाराज है अमेरिका से। तो सिचुएशन ये बन रही है कि अफगानिस्तान का इसके ऊपर बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, पूरी इजराइल की एजेंसियां लग गई हैं कि भैया
अब करना क्या है। स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ। पहले पूरे सिनेरियो को बताते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें बड़ी दर्दनाक इत्तला मिल रही है इजराइली की तरफ से। अब उन्होंने इजराइल के लिए हल्के अल्फाज यूज नहीं करे हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइली सहूनियों की तरफ से, सहूनी कहते हैं जियोनिस्ट की तरफ से, उन्होंने सारे ज्यूज को कटघरे में ना लेकर जियोनिस्ट को कटघरे में लिया है, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं उनको लिया है, और कहा है इजराइली सहूनियों और गाजिकों की तरफ से। गाजिकों किसको कहते हैं? लैंड ग्रैबर्स, ऐसे चोर जो दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, तो उनको चोर उचक्का लैंड ग्रैबर बोला है सीधा सीधा। उन्होंने कहा कि इजराइली सहूनियों और गाजिकों की तरफ से जो फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, उनके घरों से निकाला जा रहा है, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और फौजियों को क्या बोला है? और बोला है कि वहशी फौजियों, इजराइल आर्मी को बोला है कि जानिब से फायरिंग जो की जा रही है उसको भी हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से वहां पर बैलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर तरीके के जुल्म कर रहे हैं। और आगे वो ये कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं हर हाल में और हर तरीके से। जिस तरीके से कंट्री सिर्फ स्टेटमेंट दे रही है वो यहाँ तक अपनी बात को लागू नहीं कर रहे। आगे जब मैं उनकी बात बताऊंगा आप समझ जाएंगे कि वो हर तरीके से कहने का मतलब क्या है, वो किस तरीके से फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं और इस्लामिक ममालिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है उसमें जिसमें 52 मुल्क हैं, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि आप सारे ममालिक एक साथ खड़े हो जाएं और इजराइल के खिलाफ खड़े होकर सिर्फ प्रोटेस्ट ही ना करें, सिर्फ बात ही ना कहें, हाथ से रोकें उन्हें। हाथ से रोकने का मतलब ये है कि आप उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दें और इजराइल से जंग करके फिलिस्तीनियों को आज़ाद करा लें। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट इसकी तरफ से आया है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में बताएं कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी और आपके कमेंट्स भी चाहूँगा इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।